नमस्कार दोस्तों, मैं देवनारायण आप सभी का देवमाला क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप दिन रात एक कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं हिंदी वर्णमाला से टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। ये मैं आपको पढ़ाया हूं, तो बताया था कि छोटी, बड़ी और री स्त्रीलिंग वर्ण होता है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें उत्तर डी हो जाएगा, उ। इसमें उत्तर क्या होगा? उ हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो किसका तालु से होता है दोस्तों? ये क ढ छ म आपको पढ़ाया था। इच यशा नाम तालु सूत्र है, इच यशा नाम तालु, जिसमें चू से च वर्ग आता है। तो च वर्ग में च छ ज झ या, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा दोस्तों छा हो जाएगा। तो छा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसको बोल करके भी देख सकते हैं, जैसे बोलिए छ, केवल छ बोलने में ही आपको आ रहा है तालु है, और इन तीन विकल्पों को बोलने में तालु को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो उत्तर ऐसे ही सही हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोला था कि आप क्या करेंगे, उच्चारण स्थान को उच्चारण करके आप सीखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि लुंठित ध्वनि है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों मैं जितने प्रश्न करवा रहा हूं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जो प्रश्न हिट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको मैं करा रहा हूं। जो बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो लुंठित ध्वनि है ल, ध, ङ, रा। तो इसमें से आपको पढ़ाया था जो रा वर्ण होते हैं उनको लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों उत्तर क्या सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा आपका रा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? प, द, ध, फ। इनमें से कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ भी है, स्पर्श व्यंजन भी, अल्पप्राण और अघोष वर्ण है? तो उत्तर कौन सही हो जाएगा दोस्तों? देखिए, उत्तर आपका हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा पा वर्ण। क्या हो जाएगा? पा। जो पा है ये ओष्ठ वर्ण भी है। पा क्या है? ओष्ठ वर्ण भी है, स्पर्श व्यंजन भी अल्पप्राण है, ये सब कुछ है। तो आपका चौथे का ए ऑप्शन पा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाती है तो उसे हम कहते हैं युग्मक ध्वनि। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? युग्मक ध्वनि कहते हैं। युग्मक माने जोड़ा होता है, युग्मक माने जोड़ा होता है, द्वित्व माने भी जोड़ा होता है। जैसे कहा जाए लल्लन, लल्लन, यहाँ आप देख रहे हैं ला डबल आ रहा है, ठीक है। तो जहां पर दो वर्ण दो बार आ जाते हैं उसे द्वित्व ध्वनि या युग्मक ध्वनि कहते हैं। तो 5 का आपका डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि या किस प्रकार की ध्वनि है। आपको उच्चारण पढ़ाया था मैं कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं, जिनका ताल से होता है उसको तालव्य वर्ण कहते हैं। तो इसी प्रकार प्रश्न है ये देखिए, तालव्य, कंठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, इसमें से कौन से हो जाएगा दोस्तों? आपको पढ़ाया गया था या का उच्चारण स्थान क्या था? इचु यसा नाम तालु। या का तालु है तो या हो जाएगा तालव्य हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा उत्तर सही होगा? या का ये ए ऑप्शन से हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप कलम कापी लेकर के हल करते रहिए, और जितना प्रश्न आप हल किए रहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि मेरा जो 50 में कितना सही हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से वाह है। उच्चारण की दृष्टि से वाह है। देखिए दोस्तों, ये उच्चारण स्थान से प्रश्न बनाया गया है। तो ओष्ठ है, कंठ तालव्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। वाह को बोल के देखिए, वाह, वाह बोल रहे हैं तो लग रहा है कि ये जो जिह्वा को दांत के पास ले जा रहे हैं, दोनों ओष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? दंत ओष्ठ हो जाएगा। 7 का हो जाएगा सी, दंत ओष्ठ हो जाएगा।
इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो 13, 10, 11, 12। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको बताए थे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण होते हैं। 13 मत लगाइएगा, 13 जब लगाएंगे तो अंग और आ को जोड़ देंगे, तो अंग और आ को स्वर नहीं गिना जाता है, इसलिए आप स्वरों की संख्या कितना बताएंगे? 13 नहीं बताएंगे, 11 बताएंगे। ये दोस्तों हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम हल करते हैं। अगला प्रश्न है कि ए के उच्चारण में डैश डैश और की सहायता ली जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये उच्चारण स्थान से अ बोलते हैं तो इसमें किन किन उच्चारण स्थानों की सहायता ली जाती है? आपको बताए थे कि जो अ है ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर है तो अ बना हुआ है कि यदि अ और ई मिलाएंगे, हर्ष अ या दीर्घ आ के बाद यदि हर्ष ए या दीर्घ ई मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ए बन जाएगा। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? संयुक्त हो जाएगा। ई का होता है आ का क्या होता है? आ का होता है कंठ और ये का ताल होता है, तो इसका सी का 9वें का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठ तालु। क्या होता है दोस्तों? कंठ तालु होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो आपको बताए थे, पहले विकल्प देखिएगा, दंत्य, वर्त्य वर्ण और कंठ तालव्य। तो इसमें से क्या हो जाएगा? आपको बताया गया था इच वैसा नाम तालु, च छ ज झ य। पूरा जो च वर्ग होते हैं वो कैसे वर्ण होते हैं? तालव्य वर्ण होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ताल होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तालव्य वर्ण बोलते हैं। तो डी ऑप्शन आपका तालव्य सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग नहीं है मतलब इसमें से अ प च ट ज अ ई। तो आपको बताए थे कि छोटी बड़ी और री पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग होती हैं, तो इसमें से पुल्लिंग नहीं क्या है? डी ऑप्शन से हो जाएगा, ये पुल्लिंग नहीं, ये क्या है? स्त्रीलिंग वर्ण है। इसके बाद 12वां प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको जो पढ़ा रहा था, जो वर्णमाला पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बोला था कि स्वर की परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषाओं से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। देखिए प्रश्न बना हुआ है, ये पूछा भी गया है, यूपीएसआई में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं स्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? स्वर कहेंगे। व्यंजन, व्याकरण, बोली नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये है आपका वर्ण विच्छेद से प्रश्न आया। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग कर देते हैं। तो द अ क मूर्धन्य ष आ ये मिलेगा तो क्या बनेगा? दकश बनेगा, ढाग बनेगा, दकश बनेगा कि दक्ष बनेगा? दोस्तों जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दक्ष बनेगा। उत्तर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए द में आ की मात्रा लगाएंगे, द पूरा हो जाएगा, का में आ की मात्रा लगाएंगे, आ लगाएंगे, दक्ष बनेगा। तो ये क्या बन गया? दक्ष बन गया। डी ऑप्शन सही। 14वां प्रश्न है ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है। जो ढा वर्ण है ये किस, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये किस वर्ग का आता है? तो देखिए जो ढा वर्ण है, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान और वर्ग ये किस वर्ग में आते हैं? ट वर्ग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ट वर्ग में आएगा। लेकिन ये कौन सा वर्ण है? तो ट ठ ड ढ ये ट वर्ग का चौथा अक्षर है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? 14वें का हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि लिप चिन्हों में क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिप चिन्हों में या लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं?
तो दोस्तों जो वर्ण होते हैं उनको लिपि चिन्ह भी कहते हैं, और जब उसको बोला जाता है तो ध्वनि कहलाते हैं, जब उसको लिख दिया जाता है तो लिपि चिन्ह कहलाते हैं। तो ये देखिए प्रश्न बना दे, इसीलिए कहता हूँ किसी शब्द को कई प्रकार से जाना जाता है, जैसे वर्णों को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ये वर्णमाला कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। जैसे मान लीजिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, उसी प्रकार लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। क्या सही हो जाएगा उत्तर, वर्णमाला सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका है अगला प्रश्न है कि 16वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या है। मैं आपको स्वर का भेद पढ़ाया था, तो उसमें मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कि हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है। मात्रा या समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत होते हैं। जिसमें हर्ष स्वर पूछा गया है, हर्ष स्वर की संख्या कितनी है बताते हैं, 2, 7, 11, 4। तो उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 4। कौन कौन है, तो कौन कौन है, आ हो जाएगा, ई हो जाएगी, उ हो जाएगा और री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, री। आ, ई, उ, री, 4 वर्ण जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 7 होते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। ये दोस्तों ये अयोगवाह वर्ण है। ये क्या है, अयोगवाह वर्ण है, जो जिनकी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन स्वरों में इनको न स्वरों में रखा जाता है ना तो व्यंजन वर्ण में ही रखा जाता है। तो उत्तर क्या से हो जाएगा, अ, री, उ, अंग, आ, ई। तो इस 17 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, अंग और अ है, ये अयोगवाह वर्ण है, इन्हीं को जो स्वर में नहीं रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप देखना है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल, हाँ, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो संबल ध्वनि का वर्गीकरण कौन है दोस्तों, संयुक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। तो उत्तर इसमें है संपृक्त ध्वनि। 18 का हो जाएगा डी, संपृक्त ध्वनि हो जाएगा। इसके बाद अगला है 19वां प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो आपको बताया था कि मात्रा समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत होते हैं। हर्ष में 1 मात्रा समय लगता है, और दीर्घ में 2 मात्रा समय लगता है, और प्लुत में 3 मात्रा समय लगता है, या कह सकते हैं दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हर्स्व, प्लुत, अनुस्वार, अनुनासिक। तो इसमें क्या उत्तर होगा दोस्तों, प्लुत। जो प्लुत स्वर है इसमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि 20वां प्रश्न, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। आपको हम बताए थे दोस्तों कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो 5 वर्ग में कितने अक्षर हो जाएंगे, चलिए देखते हैं, 30, 20, 25, 35। तो 5 वर्ग में 5 अक्षर, एक वर्ग में 5 अक्षर, तो 5 वर्ग में 25 अक्षर हो जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 25। स्पर्श व्यंजन 25 है या वर्गीय व्यंजन 25 है, आपको ऐसे पूछा जाए। अगला 21वां प्रश्न है, स्वर ए, अ का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपको देखिए जितने प्रश्न है सब कहीं न कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आप करवा रहा हूं, इसको आप जरूर सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, इनका उत्तर भी याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ए और अ होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो संयुक्त माने होता है 2 स्वरों के मिलने से बने हैं। ए और अ बनता कैसे है, यह ह्रस्व, दीर्घ या छोटी बड़ी मिला करके
कोई मिला देंगे तो बन जाएगा ए बन जाता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है, ताल होता है। इसलिए 21 का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 21 का कंठ तालव्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22वां प्रश्न है दोस्तों। 22वां प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो ख, छ, च और ज्ञ। तो दोस्तों 22 का उत्तर हो जाएगा, 22 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 का उत्तर हो जाएगा 6। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? देखिए आपको बताए थे कि भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, और ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। क्या कह सकते हैं? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। दोस्तों सार्थक का अर्थ होता क्या है? कि उसका कोई अर्थ निकलता, उसका कोई अर्थ निकलता हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है? मात्रा, शब्द, अर्थ, वर्ण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। दोस्तों इसमें वर्ण इसलिए नहीं होगा, यदि पूछा जाता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, तब वर्ण हो जाता। जब सार्थक जोड़ देंगे तो शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? उच्चारण स्थान से स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया है। दंत वर्ण ट, श, ह, प। तो आपको बताए थे ये उच्चारण स्थान ऋतुलसानाम दंत है। जो छोटा सा होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत सा होता है। इसका देखिए दंत सा भी इसलिए कहते हैं। इसको बोलेंगे तो जिह्वा को दोनों अगले दांत के पास स्पर्श करेंगे, स बोल के देख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 25वां, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अब आपको हम पढ़ा चुके हैं अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से मिला करके बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और वर्गों के जो पंचमाक्षर होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं, उनको नासिक वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं विकल्प में कौन सा होगा। थ, म, ब, प। तो आप बोल करके देख लीजिए। आप बोल करके देखेंगे तो माँ ऐसा वर्ण है जो नासिक वर्ण होगा, क्योंकि माँ बोल रहे हैं तो नाक का प्रयोग कर रहे हैं, और तीन वर्णों को बोलने में नाक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो बोल कर देखेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कि निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? घोष माने कंपन होना, घोष माने कंपन होना। तो कौन सा वर्ण घोष है दोस्तों? आपको सघोष और अघोष हम पढ़ाए थे। तो घोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्रियों माने उच्चारण स्थानों में कंपन होता है, उसे जो हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं। और जिसमें कंपन कम होता है, नहीं के बराबर होता है, उसे हम अघोष कहते हैं। अ माने नहीं, घोष माने घोष होना, कंपन होना। तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और सभी व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो इसमें देखिए वर्गों का तीसरा अक्षर कौन है? वर्गों का तीसरा अक्षर कौन है? ग, च, ख, क। तो इसमें जो ग है यही वर्गों का तीसरा अक्षर है। ये वर्गों का क्या है? तीसरा अक्षर है। यही आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगला 27वां प्रश्न है, ल और श का उच्चारण किस स्थान से होता है? ये भी देखिए उच्चारण स्थान से प्रश्न है दोस्तों। इसको बोल करके आपको याद करना होगा और आप फटाफट हल कर लेंगे। जैसे देखिए ल और श का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो आपको हम बताए थे सूत्र के माध्यम से, लितुलसानाम दंत। लितुलसानाम दंत मतलब क्या होता है? ल और छोटा सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। और जो त वर्ग होते हैं
उनका उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ओष्ठ, तालव्य, कंठ, दंत, कंठ विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों विकल्प कौन से होगा? दंत आपका सही हो जाएगा। ला और शा जो है ये दंत वर्ण है। ये कैसे वर्ण है? दंत वर्ण है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर दोस्तों। अगला है कि इनमें कौन सी देवनागरी की ध्वनि नहीं है? देवनागरी की ध्वनि का मतलब क्या दोस्तों? देवनागरी का ध्वनि का मतलब यही है कि जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि होती है। इसमें जो कौन सी ध्वनि आई, कौन नहीं आई है? तो ए ऑप्शन है आपका कंठ, बी कंठ, दंतोष्ठ, ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि। तो आप देख रहे हैं चारों विकल्पों में कौन सही होगा? तो कंठ भी है, दंतोष्ठ भी है, मूर्धा भी है। जो ग्रीवा है ये देवनागरी की ध्वनि नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 29वां प्रश्न है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? मतलब कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है? तो सूत्र के माध्यम से आपको याद किया गया था, म, झ, ग, न। तो इच यसा नाम तालु, इच यसा नाम तालु, इचु, च, छ, ज, झ। तो इसमें झ हो जाएगा, तालव्य वर्ण होगा। झ कैसा वर्ण होगा दोस्तों? तालव्य वर्ण होगा। चलिए अगले प्रश्न हम करते हैं। देखिए दोस्तों जितने प्रश्न हम करा रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 30वां प्रश्न है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उन्हें क्या कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको बताए थे कौन सही होगा दोस्तों? अयोगवाह, अंतस्थ, ऊष्म, आगत। कौन सही होगा दोस्तों? तो अयोगवाह वर्ण ऐसे वर्ण होते अंग और रह जिनको ना तो स्वर में गिना जाता है ना तो व्यंजन में गिना जाता है। तो ये अयोगवाह उत्तर सही हो जाएगा। ये हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजन है उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है उनको बांटा गया है दो भागों में। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये उत्तर 31 का 2 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द के वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद, वर्ण संयोजन। तो क्या करेंगे? उत्तर क्या सही हो जाएगा इसका 32 का कि जब हम किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग कर देते हैं तो वर्ण विच्छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण विच्छेद हो जाता है। जैसे कहा जाए कमल, क्या कहा जाए? जैसे लिखा जाए क म ल लिखा जाए। तो इसमें आप देखेंगे का में आ मिला हुआ है, मा में आ मिला हुआ, ला में आ मिला हुआ। ये सबको अलग कर देंगे तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा वर्ण विच्छेद। क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न है स्वरों का उच्चारण होता है। स्वरों का उच्चारण है तो स्वर कैसे बोले जाते हैं? अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है। तो स्वर की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। या कह सकते हैं जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी से हो जाएगा, बिना किसी सहायता से होता है। ये उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है?
तो हरस्व द्वित्व प्लुत संयुक्त। दोस्तों हम आपको बताए थे स्वर के भेद पढ़ाया गया था, उसमें मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हरस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, और संयुक्त व्यंजन भी भेद होता है। तो इसमें देखिए उत्तर कौन सा होगा, द्वित्व हो जाएगा, ये स्वर का कोई भेद नहीं बताया गया है। 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, ऊष्म है कि उच्छिप्त है कि पार्श्विक है कि सघोष है। तो 35 का उत्तर क्या होगा दोस्तों, 35 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन से होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। मतलब प्रयत्न के आधार पर ऊष्म भी होता है, उच्छिप्त भी होता है, पार्श्विक भी होता है, और सघोष नहीं होता है, ये घोषत्व के आधार पर होता है। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पे 36वां प्रश्न है। 36वां प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हरस्व से दुगुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो हम मात्रा या समय के आधार पर स्वर के 3 भेद बताया गया था, हरस्व दीर्घ और प्लुत। हरस्व स्वर को मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, और दीर्घ स्वर को कहते हैं, दीर्घ स्वर को कहते हैं द्विमात्रिक स्वर, गुरुवर्ण और दीर्घ वर्ण बोलते हैं दोस्तों। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, तो लघु स्वर, मूल स्वर, प्लुत स्वर, गुरु स्वर। दीर्घ स्वर को ही क्या बोलते हैं, गुरु स्वर बोलते हैं। तो जो ये उत्तर से हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें जो हरस्व से दुगुना टाइम लगता है। जैसे देखिए अ बोलेंगे कम टाइम और आ बोलेंगे तो ज्यादा समय लगता है। मतलब ये जो दीर्घ आ होते हैं, ये या जो भी दीर्घ स्वर होते हैं उनको गुरु स्वर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है कि जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में समय स्वर तंत्र के में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। देखिए दोस्तों 37 का उत्तर क्या हो जाएगा, 37 का उत्तर क्या हो जाएगा, 37 जो 37 है उसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो 37 का उत्तर हो जाएगा हम लोग 36वां प्रश्न नहीं किए क्या, ये तो कर लिए हैं, 36 कर लिए हैं। 37 का उत्तर हो जाएगा, 37वां प्रश्न कौन सा है कि जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में स्वर समय स्वर तंत्र में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 37 का उत्तर हो जाएगा काकल्य वर्ण। क्या हो जाएगा, काकल्य वर्ण। वर्त नहीं होगा, कंठ नहीं होगा, मूर्धन नहीं होगा, उत्तर क्या हो जाएगा, काकल्य वर्ण। जो काकल्य वर्ण कौन सा दोस्तों है, हा को काकल्य वर्ण बोलते हैं। जो हा है इसको क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण बोलते हैं। हा को क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। दोस्तों मैं जब आपको पढ़ा रहा था वर्णमाला तो उसमें मैंने कहा था कि जितने हैं उनकी परिभाषाओं को याद कर लीजिए, जो जो है मूल रूप से, जैसे शब्द हो गए, वर्ण हो गए, ध्वनि हो गए, वर्णमाला हो गए, इनके परिभाषाओं को याद करिए। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला, शब्द भंडार, वर्ण समूह, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 39वां प्रश्न है 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना। ये जो देखिए दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है, ये भी आपको पढ़ाया था कैसे बने हुए हैं, क धन तलब सा, क धन मूर्धन्य सा, क धन दंड सा, क धन खा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, क धन मूर्धन्य सा मिलकर के छा बनता है। ये आपको पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिएगा अगला 40वां प्रश्न है। 40वां प्रश्न है कि निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है। संयुक्त स्वर माने होता है संधि स्वर, मतलब जो 2 स्वरों के मिलने से बने हैं वो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं।
तो संयुक्त स्वर आपके हैं हिंदी वर्णमाला में 4 हैं, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों इसमें कौन से वर्ण हो जाएंगे? उ, ई, औ, आ। तो हो जाएगा दोस्तों इसमें औ। सी विकल्प आपका सही होगा। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। ये अ और उ मिलाएंगे तो ओ बन जाता है। इसके बाद 43वां प्रश्न है, स्पर्श स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राणी ध्वनि कौन होते हैं? तो ये हो जाएगा देखिए दोस्तों, अल्पप्राण महाप्राण। आपको बता दें, अल्पप्राण महाप्राण पढ़ा चुके हैं, जिसमें जो है कम घोष होता है उसको अघोष कहते हैं, जिसमें कम घोष होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अघोष कहते हैं। जिसमें ज्यादा घोष होता है उसे सघोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम सघोष कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, जो वर्गों के दूसरे वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? वो अघोष भी होते हैं। वो क्या होते हैं? अघोष भी होते हैं। और दूसरे वर्ण महाप्राण भी होते हैं। और दूसरे वर्ण स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि भी होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ख आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके है। अगला प्रश्न है कि कंठ तालव्य कौन सा वर्ण है? कौन सा है? कंठ तालव्य माने कौन से वर्ण ऐसे हैं जो कंठ और तालव्य उनका उच्चारण स्थान संयुक्त रूप से है? तो इसमें ए, ऐ, र, मूर्धन्य ष, अ, आ, उ, ऊ। तो ये विकल्प कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये विकल्प सही हो जाएगा ए, सही हो जाएगा ए, ऐ। ए, ऐ ये जो संयुक्त स्वर हैं ये बनते हैं कैसे हैं? आ या आ के बाद ये ई या ई आ जाएगा तो ए बन जाते हैं, ऐ बन जाते हैं। तो आ का होता है कंठ होता है, ई का तालव्य होता है, इसलिए कंठ तालव्य है। अगला देखिएगा सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग है। सभी महाप्राण वर्गों का वर्ग है। मतलब इन चारों विकल्पों में किनमें जो है महाप्राण वर्ग हैं या महाप्राण वर्ण हैं? तो जो महाप्राण होते हैं, जो महाप्राण वर्ण होते हैं, इसमें कौन से वर्ण होते हैं? वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? 43 का उत्तर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि दूसरा चौथे वर्ण होते हैं। तो देखिए इसमें दूसरे और चौथे वर्ण हैं। इसलिए क, ख दूसरा वर्ण है, च, छ दूसरा वर्ण है, ट, ठ दूसरा वर्ण है। ये आपका 43 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखिए 44वां प्रश्न हम देखते हैं। 44वां प्रश्न है कि जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तब वह क्या कहलाता है? 44 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? 44 का उत्तर हो जाएगा ए। 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा युग्मक हो जाएगा। आपको हम बताया दे, द्वित्व माने द्वित्व कहें या युग्म कहें, जोड़ा हो जाता है। जैसे लल्लन हो गया, ठीक है, जहां पे दो हो गया, पल्लव हो गया। ऐसे जहां पर लिखा जाता है, जहां पर दो संयुक्त वर्ण या कह सकते हैं दो व्यंजन वर्ण होते हैं लगातार, उसे हम द्वितीय व्यंजन या द्वितीय युग्मक ध्वनि कहते हैं। देखिए अगला है 45वां प्रश्न है, दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? इनमें से निम्नलिखित में से दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? मतलब जिनका उच्चारण स्थान दंत भी है और ओष्ठ भी है। तो कौन सा हो जाएगा? य, व, र, फा। देखिए दोस्तों इसमें आप बोलेंगे, आप देखें या का होगा नहीं, ये तो तालव्य वर्ण है। रा होगा नहीं, मूर्धन्य वर्ण है। फा ओष्ठ वर्ण है। लेकिन जो वा वर्ण है ये आपका कैसा वर्ण है? यही दंत ओष्ठ वर्ण है। बोल के देखिए, वा जेवा को दांत पर स्पर्श करेंगे और ओष्ठ को, दोनों ओष्ठ को स्पर्श करेंगे तो वाह बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? आपको बताए थे कि 5 वर्ग होते हैं। क से लेके मा तक के वर्ण आते हैं इसमें, और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। 5 वर्ग में 25 वर्ण होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों संख्या 25 है। इसमें कौन से जो स्पर्श व्यंजन हैं? तो क, च, प, द, ह, स, र, ब, य, तलब, स, द, र और डी हो जाएगा कर, ल। तो दोस्तों इसमें कौन से हो जाएगा? चारों विकल्पों में से हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन है
जिसमें जो है स्पर्श व्यंजन है। देखिए क वर्ग का पहला अक्षर है, च वर्ग का पहला अक्षर है, ये प वर्ग का पहला अक्षर है, ये दा है, ये आपके स्पर्श व्यंजन है। आगे देखिएगा 47वां प्रश्न है कि अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत, विवृत माने होता है पूरा खुलना, विवृत माने मुख का आपके व्यंजन स्वर के भेद में पढ़ाया गया है, मुख खुलने के आधार पर व्यंजन के स्वर के भेद हैं। तो विवृत माने मुख का ज्यादा खुलना, जैसे आ विवृत स्वर है, आ क्या है विवृत स्वर है। अर्ध विवृत माने होता है कम खुलना, अर्ध विवृत माने क्या होता है कम खुलना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अय हो जाएगा। अय आपका क्या है, अर्ध विवृत स्वर है। जो आ है, ए है, उ है, ये नहीं है। क्या है, जो ये जो ए है, अय है, सी ऑप्शन आपका से हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, अर्ध विवृत स्वर, यही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 48वां प्रश्न है। 48वां प्रश्न है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, ध्वनि से निकलने का मतलब क्या है, केवल मुख से। देखिए मुख से निकलने का मतलब है कि नासिका से नहीं होना चाहिए, केवल मुख से होना चाहिए। देखिए वृत्ता, ए ऑप्शन, वृत्ताकार स्वर, निरनुनासिक स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर। आपको बताए थे जिन स्वरों का उच्चारण करने में हम नासिका का सहारा नहीं लेते हैं उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनानुनासिक या निरनुनासिक स्वर कहते हैं। तो ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला ही प्रश्न यही देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। देखिए इसमें बनाया गया विकल्प में कि 7, 6, 8, 9। इसमें दोस्तों आपको बताए थे जो अंतस्थ व्यंजन है उनकी भी संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजन भी उनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, व, र, ल, य, र, ल, व। और उसके ऊष्म व्यंजन क्या है, स, 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 ह। तो 4, 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे। विकल्प में कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न देखते हैं कि रा का विवरण है, मतलब रा का विवरण का अर्थ है इसमें रा जो है कौन कौन सा वर्ण है। तो देखिए ए है आपका वर्त, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण, महाअल्पप्राण व्यंजन। बी है वर्त, संघर्षी, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। सी है वर्ष, स्पर्श, सघोष, महाप्राण व्यंजन। डी है स्पर्श, पार्श्विक और सघोष, महाप्राण व्यंजन। तो दोस्तों इसमें से उचित विकल्प कौन सही होगा, तो पहला सही हो जाएगा। पहला क्या होगा, सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए रा को वर्त वर्ण भी कहते हैं, लुंठित वर्ण भी कहते हैं, रा सघोष भी है, रा अल्पप्राण है, इसलिए विकल्प क्या सही होगा, ये विकल्प सही हो जाएगा, ए सही होगा। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आप 50 प्रश्न में कितने प्रश्न आप सही किए हैं और मेरे द्वारा पढ़ाया गया कितना अच्छा था। जो मैं पढ़ाया था सारे प्रश्न इसी में हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा लोग प्रैक्टिस करेंगे और इनको वर्णों को सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।